तो कंपेयर करने पर इस बात का ध्यान रखना कि या तो दोनों जगह साइन हो या दोनों जगह कॉस हो। एक इक्वेशन में साइन और एक इक्वेशन में कॉस हुआ अगर, तो उन इक्वेशंस को आप कंपेयर नहीं कर सकते। वेलकम बच्चों, एंड वी आर बैक अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज गोइंग टू बी lecture number 17 from the unit of EMI and AC, and the chapter we are doing over here is AC, that is alternating current, and the topic that we are going to complete today is alternating current through a purely resistive circuit। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि कैसे जब एक ऑल्टरनेटिंग करंट इस तरह के सर्किट में फ्लो करता है जिस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हो। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनली रेजिस्टेंस, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या है? देखो, हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटेंस भी हो सकता है और इंडक्टेंस भी हो सकता है, और ये तीनों चीजें अब आप क्लास 12th के सिलेबस में अच्छे से पढ़ चुके हो। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा था। इंडक्टेंस क्या होता है? अभी थोड़े दिन पहले आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लास्ट लेक्चर्स में सीखा है कि व्हाट इज इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज ऑफ करंट इन इट, जिसकी वजह से वो अपने अंदर होने वाले करंट में चेंज को अपोज करता है, वो इंडक्टेंस होता है। ठीक है, तो हमारे सर्किट में कुछ भी चीजें लगी हो सकती हैं और इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रेजिस्टर। तो अगर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर लगा हो, हम उस सर्किट को बोलेंगे ओनली या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। जब किसी ऐसे सर्किट में जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हो एसी फ्लो करता है, तो ऐसे सर्किट में ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या दोनों सेम फेज में रहेंगे या उनके फेज में कुछ डिफरेंस आएगा, वो सब चीजें आज हम इस लेक्चर में यहां पर सीखेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम के साथ। क्या है हमारे डायग्राम में, देखते हैं आगे। देखिए, सपोज मेरे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है, तभी तो वो कहलाएगा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, जिसकी वैल्यू आर है। एक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आर है और उसके दोनों एंड्स पर मैंने लगा दिया है एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ। और इस ईएमएफ की इक्वेशन है E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ ने इस सर्किट में सपोज करंट दिया I। नाउ आई हैव टू चेक कि I की इक्वेशन, I की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट की इक्वेशन क्या होगी। वो इक्वेशन से मुझे पता चलेगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के बीच में कोई फेज डिफरेंस है या नहीं। ये सारे रिजल्ट्स हमें इस लेक्चर के लास्ट में निकालने हैं और याद भी करने हैं। तो स्टार्ट करेंगे इसको। So we have considered a circuit in which resistance is R and it has been connected across an alternating source of EMF जिसकी वैल्यू है हमारी E is equals to E naught sin omega t। Let the instantaneous value of current मतलब at time t मान लो करंट I है। ये वो फॉर्मूला है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी सिखाया है। मैंने आपको बताया था कि लेक्चर नंबर 15 में भी बताया था और लेक्चर नंबर 14 में भी बताया था कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एंड दैट इज ईएमएफ इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो मैं इस फॉर्मूले को यह भी लिख सकता हूं ना, करंट इज इक्वल्स टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। और जिस तरह का ईएमएफ लिखोगे वही करंट आएगा। मतलब अगर आप लिख रहे हो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ तो यू विल गेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट,
और अगर आप लिख रहे हो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ तो यू विल गेट द पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो उसी चीज को फॉलो करते हुए मैंने लिखा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इस सर्किट में रेजिस्टेंस आर है और कोई तो है नहीं, तो यहां पर करंट की वैल्यू बन जाएगी, ई की वैल्यू लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर। अब देखो आपको जो ईएमएफ और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की इक्वेशंस सिखाई गई हैं उसमें साइन से पहले जो भी लिखा होता है वो पीक वैल्यू लिखा होता है। अगर ये इक्वेशन करंट की है तो दिस इज गोइंग टू बी द पीक वैल्यू ऑफ करंट, अगर ये इक्वेशन ईएमएफ की है दिस इज गोइंग टू बी द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, अगर ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की है तो इट इज गोइंग टू बी द पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन 11th क्लास में सीख कर आए हो, ऐसी ही तो इक्वेशंस होती थी, याद करो। y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। व्हाट इज दिस a? a इज पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हो, इसीलिए तो हम यहां पर पीक वैल्यू ऑफ करंट को एम्पलीट्यूड ऑफ करंट कह देते हैं, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ को एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ कह देते हैं। ये भी तो एम्पलीट्यूड है, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ पोजीशन या एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो जो भी चीज ये ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर से पहले लिखी होती है ना, ये पीक वैल्यू होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो यहां पर देखो साइन ओमेगा टी, अब साइन ओमेगा टी से पहले कुछ लिखा हुआ है ई नोट अपॉन आर, ई नोट अपॉन आर। वापस इस पे आओ, अगर मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन आर करोगे तो व्हाट विल यू गेट? मैक्सिमम करंट। तो ई नोट अपॉन आर, इसका मतलब है आई नोट, दिस इज आई नोट। तो I इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। मुझे करंट की इक्वेशन भी मिल गई, दिस इज गोइंग टू बी माई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इस इक्वेशन को, करंट की इक्वेशन को ईएमएफ की इक्वेशन के साथ करूंगा कंपेयर। और याद रखना, कंपेयर जब भी करो इन इक्वेशंस को, ईएमएफ और करंट की इक्वेशंस को जब भी आप कंपेयर करोगे तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर है वो सेम होना चाहिए। अगर यहां साइन है तो यहां भी साइन होना चाहिए, अगर यहां कोस है तो यहां भी कोस होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने आपको, कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। जब आप करंट और ईएमएफ की इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर इस बात का ध्यान रखना कि या तो दोनों जगह साइन हो या दोनों जगह कोस हो। एक इक्वेशन में साइन और एक इक्वेशन में कोस हुआ अगर, तो उन इक्वेशंस को आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहां दोनों में साइन है, अब मुझे कंपेयर क्या करना है? मुझे कंपेयर करना होता है कि साइन के आगे क्या लिखा है, जिसको आप बोलते हो फेज। ये दिस इज द फेज ऑफ ईएमएफ एंड दिस इज द फेज ऑफ करंट। तो क्या दोनों का फेज, फेज मतलब फेज एंगल, कंप्लीट नेम इज फेज एंगल, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन। ये सारे नाम से ये जाना जाता है जो साइन के आगे लिखा है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर के आगे लिखा होता है। तो क्या दोनों का फेज सेम है? यस, दोनों का फेज सेम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब ऑल्टरनेटिंग करंट प्योर रेजिस्टेंस से फ्लो करता है, जब ये करंट प्योर रेजिस्टेंस से फ्लो करके जाएगा तो करंट और ईएमएफ का फेज सेम होता है, दे बोथ फ्लो इन सेम फेज। दिस इज द रिजल्ट जो मुझे यहां से मिल गया। रिजल्ट कैसे मिलेगा? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दे बोथ हैव गॉट सेम फेज। तो मैं कहूंगा व्हेन AC flows through pure resistance, both EMF and current are in सेम फेज, दोनों एक ही फेज में होते हैं, या कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। फेज डिफरेंस इनके बीच में 0 होता है, ऐसे भी बोल सकते हो।
फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज जीरो। कब? जब ये प्योर रेजिस्टेंस से फ्लो करता है ऑल्टरनेटिंग करंट, तब। अब इसके लिए हम एक ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे जहां पर करंट को भी शो करना है और ईएमएफ को भी शो करना है एक ही ग्राफ पर, दोनों चीजें एक ही ग्राफ पर होंगी। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्सिस बना लीजिए। ये टाइम एक्सिस है, और इस एक्सिस पर हम शो करेंगे ईएमएफ और करंट, दोनों चीजें, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ भी और ऑल्टरनेटिंग करंट भी। और ग्राफ अच्छे से बन जाए उसके लिए मैं इसको डिवाइड करूंगा 4 इक्वल पार्ट्स में। अब देखो इधर, पहले मैं ड्रॉ करूंगा ग्राफ फॉर ईएमएफ, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि साइन, इट डिपेंड्स ऑन साइन, तो साइन वाला ग्राफ बनेगा, साइन का ग्राफ, ये वाला ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ बनेगा यहां पर। यहां से स्टार्ट करते हैं, साइन ग्राफ बनाएंगे। This is maximum value of EMF in one direction and this is the maximum value of EMF in the opposite direction. यहां पर ओरिजिन है वैल्यू 0 और इधर हमने मार्क कर दिया है अपना ऑल्टरनेटिंग EMF। ओके, अब मैं मार्क करूंगा यहां पर करंट का ग्राफ, ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। ये भी I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी है, साइन पे डिपेंड करता है, तो इसका ग्राफ भी साइन जैसा ही बनेगा, साइन कर्व, ये वाला कर्व। तो करंट के लिए हो सकता है करंट की मैक्सिमम वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू से अलग हो, इट कैन बी लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ और इट कैन बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। हम ये मानकर चलेंगे कि आई नॉट ई नॉट से कम है। जनरली हमारे हाउस होल्ड्स में ऑल्टरनेटिंग करंट जो आता है उसमें ईएमएफ की वैल्यू 220 वोल्ट होती है और करंट की वैल्यू होती है सिर्फ और सिर्फ 5 एम्पियर। तो जनरली करंट जो हमारे हाउस होल्ड्स में आता है ना वो वोल्टेज से कम ही होता है। तो वही चीज़ मानते हुए तो करंट की पीक वैल्यू अगर कम है, मान लो करंट की पीक वैल्यू यहाँ आएगी, यहाँ इस जगह, तो साइन कर्व को ही फॉलो करेगा, तो साइन कर्व बनेगा लाइक दिस, ये पीक वैल्यू पर आ गया और ये इसकी हाफ साइकिल हो गई कंप्लीट। और नेक्स्ट हाफ साइकिल अपोजिट डायरेक्शन में पीक वैल्यू पर आएगा लाइक दिस। This is the peak value of current in one direction and this is the peak value of current in opposite direction। और यहां पर हमारा करंट भी है इस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर दोनों चीजें हमने शो कर दी, करंट और ईएमएफ दोनों चीजें। ये ब्लैक वाला कर्व ईएमएफ के लिए है एंड दिस ब्लू कर्व इज फॉर करंट। करंट की इक्वेशन है I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी और ईएमएफ की इक्वेशन है E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो ग्राफ से बिल्कुल क्लियर है कि दोनों करंट भी और ईएमएफ भी एक साथ 0 से स्टार्ट हुए, दोनों एक साथ अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचे, फिर दोनों ने एक साथ अपनी हाफ साइकिल कंप्लीट करी और फिर दोनों अपनी नेक्स्ट हाफ साइकिल कंप्लीट करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में अपने अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गए हैं और अपनी नेक्स्ट हाफ साइकिल भी एक साथ कंप्लीट कर ली। मतलब ये हमेशा एक साथ चले हैं। बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग है, फेज सेम है। फेज सेम मतलब बिल्कुल एक साथ चलेंगे। जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो इस रेजिस्टेंस में करंट भी मैक्सिमम होगा, जब ईएमएफ 0 होगा तो इस रेजिस्टेंस में करंट भी 0 होगा। जिस टाइम ईएमएफ की पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रही होगी उसी टाइम करंट की पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रही होगी सेम फेज में, और दोनों अपनी अपनी हाफ साइकिल्स को एक साथ कंप्लीट करते हैं। इसको बोलते हैं सेम फेज। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेम फेज। तो सेम फेज का मीनिंग अब आपको यहां से समझ में आ गया होगा। बहुत से बच्चों को सेम फेज आउट ऑफ फेज का मतलब ही समझ में नहीं आ पाता है, 11th 12th पूरी निकल जाती है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि सेम फेज अब क्या होता है, अब मत भूलना इसको आप लोग।
ओके, यही चीज हम फेजर डायग्राम पर भी शो कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने फेजर डायग्राम क्या होता है और फेजर क्वांटिटीज क्या होती हैं ये सीखा था। फेजर डायग्राम ऐसा डायग्राम जिस डायग्राम पर आप फेजर क्वांटिटीज को उनके फेज डिफरेंस के साथ बना लो। ये मेरी रेफरेंस लाइन है एंड दिस इज द ओरिजिन। अब मुझे शो करना है ईएमएफ जिसका फेज है ओमेगा टी, तो ये लीजिए ईएमएफ, इसका फेज है ओमेगा टी। ओमेगा टी मैक्सिमम वैल्यू उसकी ई नोट है एंड करंट उसका भी फेज ओमेगा टी है, लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू आई नोट है और हम मान के चल रहे हैं कि आई नोट इज लेस देन ई नोट, तो उसका एरो भी यही बनेगा लेकिन इसके एरो से छोटा। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ द एरो क्या शो करता है? पीक वैल्यू। ये है मेरा आई नोट। देखो दोनों का सेम फेज ओमेगा टी है, तो मतलब यहां पर फेज डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं ना। तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम? फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज जीरो। फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट इज जीरो, दे बोथ आर इन सेम फेज। तो याद रखिएगा, जब भी एसी फ्लो करेगा एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हो, ना कैपेसिटर ना इंडक्टर, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हो, तो करंट उसी फेज में रहता है जिस फेज में ईएमएफ आया। ईएमएफ मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, ईएमएफ जीरो तो करंट भी जीरो। ईएमएफ की पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रही है तो करंट की भी पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगी। ईएमएफ की नेगेटिव हाफ साइकिल जब चलेगी तो उसी टाइम करंट की भी नेगेटिव हाफ साइकिल चलेगी। और ये इनका फेजर डायग्राम। तो यहां से जो आपने ग्राफ और फेजर डायग्राम बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा। एंड दिस रिजल्ट, दे बोथ आर इन सेम फेज व्हेन एसी फ्लोज थ्रू अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, दे बोथ आर इन सेम फेज। इसको याद रखना है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द लेक्चर टुडे। आज का लेक्चर हमारा यहीं कंप्लीट होता है, ये वाला। लेक्चर क्लोज करने से पहले आई एम हैविंग अ रिक्वेस्ट। आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों, अगर इन वीडियोस से आपको बेनिफिट हो रहा है तो इन वीडियोस को प्लीज़ प्लीज़ लाइक भी करें। आपके यही लाइक मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। इन्हीं लाइक्स से मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा आगे और अच्छी वीडियोस क्रिएट करने के लिए आप लोगों के लिए। और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आपका क्लास 12th का फिजिक्स सिलेबस इस प्यारे से चैनल फिजिक्स सीखो पर कंप्लीट होता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं डेली क्लास 12th के सिलेबस से वीडियोस अपलोड कर रहा हूं इन सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स। और अगर आपका कोई भी टॉपिक छूटा हुआ है या कोई चैप्टर अभी तक पूरा नहीं हुआ है या किसी चीज़ में डाउट है, और वो वीडियो जिस दिन भी आती है, आप अगर सब्सक्राइब रखेंगे चैनल को और वो बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और जो चीज़ें पहले छूटी हुई थी वो अब ना छूट जाएं, इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। साथ में इन वीडियोस को अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लो जो रियल में पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर प्लेज लेकर खड़ा हूँ कि मुझे 31 दिसंबर तक आप लोगों के लिए क्लास 12th का पूरा सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। और उसके बाद बचे हुए टाइम में हम लोग अपने क्लास 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए रिवीजन और प्रिपरेशन और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बहुत कुछ होने वाला है अपने इस चैनल फिजिक्स सीखो पर। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियोस को लाइक करते रहें। अब हम मिलेंगे आपके साथ एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।